स्टूडेंट नमस्कार। आज अपने बात करेंगे रीट में आने वाले मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इस अपनी वीडियो में आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वृद्धि और विकास के तहत जो विकास होता है, विकास के विभिन्न आयाम जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। विकास के कई आयाम होते हैं, जैसे कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विकास के आयाम विकास के प्रकार ही हैं। जैसे कि शारीरिक विकास विकास का एक आयाम है। क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास या मानसिक विकास। एक ही विकास के तीन नाम हैं, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। ये विकास के मानसिक विकास के तीन नाम कह सकते हैं। फिर आता है एक संवेगात्मक विकास, एक सामाजिक विकास, भाषात्मक विकास और नैतिक विकास। ये विकास के आयाम कहलाते हैं। तो आज के जो भी प्रश्न होंगे वो सारे जो हैं आयामों से जो विकास के आयाम हैं उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं और ये विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास के साथ पैरों के उचित उपयोग से है। ये मैं आपको बता दूं कि रीट लेवल सेकंड 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है गामक विकास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गामक विकास होता क्या है। तो दोस्तों गामक विकास जो होता है वो शरीर की गतियों से संबंधित होता है। शरीर की गतियों से संबंधित विकास को हम गामक विकास कह सकते हैं। हम गामक विकास को क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं, और जैसे कि और आसान भाषा में हम समझना चाहें तो शरीर की गतियों से संबंधित कैसे विकास, जैसे कि उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, चलना, चीज़ों को पकड़ना, ये सारे चीज़ें जो हैं वो गामक विकास के तहत आती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि आपसे ये पूछा जाए कि ये गामक विकास जो होता है ये बालक में कब से प्रारंभ होता है, तो गामक जिसको हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं, ये माता के गर्भ में गर्भावस्था के तीसरे माह से प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि गर्भ में जब बच्चा होता है तो तीसरे माह में उसके शरीर की जो है गतियां प्रारंभ हो जाती हैं, वो मूवमेंट करना शुरू करता है। तो ये जो गामक विकास है शरीर की गतियों से संबंधित है और ये माता के गर्भ में तीसरे माह से प्रारंभ हो जाता है। और इसमें जो है बालक करता क्या है, इसमें बालक के शरीर का मूवमेंट करता है और कुछ नहीं। और अगर हम देखें कि गामक विकास पहले कहाँ से होता है, तो जो बालक होता है उसका गामक विकास सिर से प्रारंभ होता है। सबसे पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर मुख, गर्दन, धड़ और पैरों के क्षेत्र में गामक विकास होता है। ठीक है। और जो इसका गामक विकास का अर्थ मांसपेशियों से भी है। तो 6 वर्ष तक बालक अपनी अधिकांश मांसपेशियों की जो गतियों पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न था कि गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास के साथ पैरों के उचित उपयोग से है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्या मस्तिष्क और आत्मा, क्या अधिगम और शिक्षा, क्या प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति? तो स्पष्ट है कि शरीर की शक्ति और गति से संबंधित ही है गामक विकास। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फोर्थ। मैं फिर बता दूं, रीट लेवल सेकंड 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। शारीरिक, मैंने भी आपसे बात की ना कि मैं आयाम से रिलेटेड सारे प्रश्नों की बात करने वाला हूँ। तो शारीरिक विकास भी विकास का एक आयाम है। तो शारीरिक विकास में क्या आ सकता है? जैसे हमने अभी बात की गामक विकास। गामक विकास में तो शरीर की गतियों से संबंधित बात होती है, शरीर में शक्ति से संबंधित बात होती है। तो ये शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? क्या स्नायु मंडल होता है? क्या मांसपेशियों की वृद्धि से है, या एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, या फिर सभी? तो दोस्तों शारीरिक विकास का मतलब है स्नायु मंडल का विकास भी होता है, मांसपेशियों की भी वृद्धि होती है, और जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनका भी विकास होता है। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। जैसे एक होती है थायराइड ग्रंथि जो कि गले में होती है, और इससे थायरोक्सिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। और इसका काम क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन का? भोजन को ऊर्जा में बदलना। और हमारे जो होती है मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है,
और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसी बालक की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये इसी से उत्सर्जित होने वाले हार्मोन पे डिपेंड करता है, पीयूष ग्रंथि पे डिपेंड करता है। अगर जिन व्यक्तियों की पीयूष ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो उनका आकार दानवाकार हो जाता है, अर्थात वो काफ़ी लंबे होते हैं, और जिनकी पीयूष ग्रंथि कम सक्रिय होती है वो छोटे कद के रह जाते हैं। अर्थात ये जो पीयूष ग्रंथि है ये लंबाई इसी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी की हाइट कितनी होगी ये इसी पे डिपेंड करती है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो एक एड्रिनल ग्रंथि भी होती है जो कि हमारी किडनी में होती है। दोनों किडनियों में सबसे ऊपर एक छोटी सी जो ग्रंथि होती है वो एड्रिनल ग्रंथि होती है, और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि हमारे को संवेगों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। अगर किसी बालक में इस हार्मोन की कमी हो जाए, एड्रेनल हार्मोन की कमी हो जाए, तो ऐसा बालक चिड़चिड़ा होता है, उदास होता है। फिर होती हैं जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। मेल में एंड्रोजन हार्मोन होता है और जो फीमेल होता है उसमें एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो होते हैं पुरुषों या स्त्रियों से संबंधित गुणों का विकास करते हैं। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो इसमें सभी है, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, अर्थात आंसर हुआ उपरोक्त सभी। और ये वाला जो प्रश्न है ये रीट लेवल फर्स्ट 2015 में पूछा गया था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम अगले प्रश्न पे हैं और प्रश्न का जो प्रश्न है वो ये है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो क्या ये मानसिक विकास है, क्या ये शारीरिक विकास है, क्या ये ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? तो दोस्तों ये मानसिक विकास है, क्योंकि संवेदना का संबंध जो है मानसिक विकास से, जितने भी आयाम यहाँ पर दे रखे हैं तो संवेदना का संबंध जो है वो किससे है, वो मानसिक विकास से है। क्योंकि संवेदना होती क्या है, ज्ञानेंद्रियों, अब अर्थ यहाँ पर हमें संवेदना का भी जानना जरूरी है। संवेदना क्या है तभी तो हम जानेंगे कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी कैसे है। संवेदना का मतलब होता है हमारी ज्ञानेंद्रियों से अर्जित जितना भी ज्ञान होता है उसको संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, ज्ञानेंद्रियां जैसे किसी चीज़ को स्वाद लेना, सुनना, चखना या सूंघना, ये सभी छूना, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के तहत आते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो संवेदना के तहत आता है। तो और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जीन प्याजे ने कहा था कि बालक जब संवेदी क्रियात्मक अवस्था में होता है तो वातावरण का ज्ञान किसके माध्यम से अर्जित करता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करता है वही संवेदना है, और संवेदना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और इसका संबंध किससे होगा, मानसिक विकास से होगा। इसका शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, भाषा के विकास से संबंध नहीं है, और ध्यान के विकास से इसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा पहला। और ये प्रश्न फिर बता दूं रीट लेवल उसमें सेकंड में आया था 2015 में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में रिक्त स्थान दिया है, ये पूछ रहा है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। यानी कि ये अवस्था पूछ रहा है, कौन सी अवस्था, 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों 8 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। आंसर होगा इसका सी, 8 अथवा 9 वर्ष। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिजेज। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? ये सेकंड ग्रेड जीके 2017 का क्वेश्चन है। और दोस्तों जो पीछे क्वेश्चन है जिसकी अपने बात कर रहे थे कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं, ये क्वेश्चन जो है रीट लेवल फर्स्ट 2015 में पूछा गया था। हम ब्रिजेज वाले क्वेश्चन की बात करें कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है भाई? उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है, और या फिर सामाजिक विकास का, या मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का। उत्तेजना का संबंध दोस्तों संवेगों से होता है, संवेगों से उत्तेजना का संबंध होता है, इसलिए उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है। तो यहाँ स्पष्ट है आंसर पहला। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। रीट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था लेवल फर्स्ट में। रीट 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, या शारीरिक संरचना के विकास को, या सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास का संबंध आपको पता है किससे होना चाहिए? मस्तिष्क। संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास या मानसिक विकास एक ही बात है, और इसका संबंध किससे होता है? मस्तिष्क। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो सही है। लेकिन दोस्तों इसमें सी ऑप्शन लिखा हुआ है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को। ये सहज प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या हैं? सहज प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं ये बालक की जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जैसे अंगूठे को चूसना, बड़े बड़े छोटा सा बच्चा है, हंस रहा है, रो रहा है, ये सहज प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध हमेशा मस्तिष्क से होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है? तो ये प्रश्न भी आरटेट 2012 लेवल फर्स्ट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति हो गई, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा का अर्थ क्या है? नैतिक तर्कणा का अर्थ होता है किसी चीज़ के विचार में, किसी वस्तु व्यक्ति के संबंध में सोचना, विचारना, तर्क करना, उसको ही नैतिक तर्कणा कहा जाता है। तो 9 वर्ष के बालक में ये कैसे होती है? तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर है किसी कार्य के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई बुराई को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर यह सही है ऑप्शन, क्योंकि इस अवस्था तक 9 वर्ष तक बालक की जो है तर्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, तो वो सिर्फ भौतिक परिणाम ही देख सकता है, जो है उसके आंतरिक परिणाम जो है किसी चीज़ के अच्छे बुरे नहीं देख सकता है, सिर्फ बाहरी रूप से चिंतन करता है, बाहरी रूप से देखकर वो चिंतन करता है। तो यहाँ पर भौतिक परिणाम वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो थे ये विकास के आयाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस की आज हमने इस क्लास में बात की है। अब कल की क्लास में भी कुछ आयाम से रिलेटेड ही प्रश्नों की बात करेंगे हम, और फिर नेक्स्ट क्लास में वृद्धि और विकास की संकल्पना की भी बात करेंगे, विकास के सिद्धांतों की भी बात करेंगे। फिर इस तरह से हम डेली इस प्रकार के प्रश्न 8-10 प्रश्न जो है डेली सोल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको रीट भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए साइकोलॉजी में काफ़ी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चों अगर आपको अच्छे लगे तभी आप शेयर कीजिए, आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है तो रहने देना, मत करना किसी को भी। ओके दोस्तों, नमस्कार।